Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Patient Care and Hospital Management of DRT Part Second. तो दैट मीन्स अपना जो सब्जेक्ट है पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब जैसा कि यहाँ पे अगर इसका इंट्रोडक्शन की बात की जाए या फिर नॉर्मल अपन इन दो वर्ड से क्या समझते हैं हॉस्पिटल और मैनेजमेंट, तो उन चीज़ों की अगर बात की जाए तो वो सिंपल सी है। हॉस्पिटल दैट मीन्स कोई भी एक हेल्थ केयर फैसिलिटी जहाँ पे अपन पब्लिक की डिजीज़ कंडीशंस वगैरह इनको डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, दैट मीन्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर अपन यहाँ पे बोलते हैं तो दैट मीन्स हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ वो आपकी अवेलेबल होती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो दैट मीन्स वो तो अपनी डेफिनेशन होगी हॉस्पिटल की। अपन बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। यहाँ पे मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका अगर अपन बात करें तो अपनी जो डेली लाइफ है, एक अपना कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति है ना, उसकी डेली लाइफ में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपन यहाँ पे हॉस्पिटल की बात नहीं करके अगर नॉर्मल अपने घर की भी बात करते हैं, अपने घर का भी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ का भी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मैनेजमेंट दैट मीन्स कुछ नहीं चल सकता, अपन ये बात कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना जो हॉस्पिटल होता है, ठीक है, उसका भी मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट दैट मीन्स कि किस तरीके से आप उसे मैनेज करोगे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अथॉरिटी होती है, लीडरशिप होती है, लाइसेंसिंग, रेगुलेशंस, बहुत सारे एक्ट होते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन, कमिटीज़, इन सब। दैट मीन्स कि आपको वो इतनी बड़ी संस्था को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करके दैट मीन्स चलोगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो आप दैट मीन्स पब्लिक को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सको। तो इन्हीं सब के अंदर अगर अपन बात करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वाइड कोर्स होता है। दैट मीन्स कि जिस तरीके से आप डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी कर रहे हो, उसी तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा भी होते हैं और डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन इसको वाइडली डिस्कस करने लगे यहाँ पे तो दैट मीन्स बहुत लंबा हो जाएगा। और जैसा कि अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अपने सिलेबस के अंदर जैसे ही अपना जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सबसे पहले लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस के बारे में उन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे हॉस्पिटल की लाइसेंसिंग और रेगुलेशंस के बारे में, या फिर बात करेंगे अपन रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, कि लाइसेंसिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, या फिर क्या क्या आवश्यकताएं होती है, ज़रूरी नहीं है डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज ए टर्म very broad in scope and may be defined from different aspects. It mainly relates to management of all the aspects of a hospital, a coordination of all elements of a hospital. That means कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक वाइड कोर्स है, ठीक है, या फिर एक वाइड वर्ड है, क्योंकि जो आपका जो हॉस्पिटल है दैट मीन्स जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है यहाँ पे वो बहुत ब्रॉड होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट उसमें आके मिलते हैं। अभी अगर अपन तो मेडिकल लाइन से रिलेट करते हैं तो अपने को इन चीज़ों के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होगा, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्थो का डिपार्टमेंट आपका अलग होता है, रिसेप्शन डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। ये दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे लैब का डिपार्टमेंट आपको अलग मिलेगा। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग कर्मचारी होते हैं यहाँ पे, अलग अलग हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उन सब की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो दैट मीन्स बहुत लंबे की बात। लेकिन यहाँ पे अगर अपन पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो मे बी डिफाइंड फ्रॉम डिफरेंट, अलग अलग तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर बात इट मेनली रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। बट अपन यहाँ पे बात करें कि जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, सबको क्या करना है, मैनेज करके चलना है। ए कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पार्ट है, सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर वो चले। ये क्या कहलाता है, अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहलाता है। दिस में रेंज फ्रॉम पेशेंट केयर टू रिकॉर्ड कीपिंग
टू इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड क्लीनलीनेस। दैट मीन्स कि ये चीज़ें कहाँ से लेके कहाँ तक जाती हैं, इनके बारे में अगर अपन बात करें तो ये अपनी रेंज करती हैं। दैट मीन्स कि आप पेशेंट की केयर किस तरीके से कर रहे हो, वहाँ से लेके कहाँ तक, जिस प्रकार आप रिकॉर्ड, दैट मीन्स किसी भी पेशेंट का होता है वहाँ पे पेशेंट का ही नहीं हर एक चीज़ का रिकॉर्ड कीप करना, ठीक है, मेडिसिन के बारे में और यहाँ तक कि क्लीनलीनेस के बारे में। हर एक चीज़ किस में आती है, आपकी मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। To be able to become a hospital management professional require taking care of each and every element of the hospital. That means कि अगर किसी को हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर अपने प्रोफेशनल जाना है या फिर उसको ये चीज़ें सीखनी है, तो उसको सबसे पहला जो उसका रूल होगा कि उसको हर एक एलिमेंट के हॉस्पिटल की केयर करनी होगी, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन है वो ये चाहता है कि मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को संभालूं या फिर मैं किस तरीके से हॉस्पिटल को मैनेज करूंगा, तो उसका पहला एम यही होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पर्सन, हर एक छोटी से छोटी वस्तु का क्या करे, ख्याल रखे, उसकी देखभाल करे। वही क्या कहलाएगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहलाएगा। तो अब जैसा कि ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन की। किस तरीके से लाइसेंसिंग या फिर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ठीक है, वहाँ पे आप जो पब्लिक है उनको दैट मीन्स हेल्थ की केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हो। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे रिस्क होते हैं इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे रिस्क होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको दैट मीन्स अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। अपन अपनी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ही बात करें, एक छोटा सा डिपार्टमेंट हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अपने को अपने बेस पे दैट मीन्स AERB से, दैट मीन्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से परमिशंस लेनी पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से और बाकी के जो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को क्या चाहिएगी, उसके रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है उससे परमिशन चाहिएगी। दैट मीन्स विदाउट लाइसेंसिंग तो अपन हॉस्पिटल चला ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बात हो रही है हॉस्पिटल के लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है हॉस्पिटल का, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देर आर मैनी रेगुलेटरी क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट अ हॉस्पिटल। दैट मीन्स अगर अपन एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसे चलाना चाहते हैं तो बहुत सारी रेगुलेटरी, दैट मीन्स बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, उनका क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। जो भी रूल्स है वो सारे आपके फॉलो अप होने चाहिए, जो भी कंडीशंस है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश कर सकते हो और चला सकते हो। The management of hospital must be aware about all such legal documents, requirements and process to obtain the same. That means कि जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है या फिर हॉस्पिटल को मैनेज करने के आपके लिए उसके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, किसके लिए, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारे के सारे आपके क्या होना चाहिए, रेडी होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। Here is a comprehensive list of applicable legal documents with their brief description and relevant links. Some of these may not be applicable to specific hospitals depending upon the sum of service, type of infrastructure, location etc. That means कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आगे जब अपन ये डिस्कस करेंगे कि अपन यहाँ पे जितने भी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपके जो रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस है उन सब के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो दैट मीन्स ऐसे रेगुलेशंस भी हैं जो हर हॉस्पिटल में नहीं चाहिए होते हैं अपने को, ठीक है, डिपेंड करते हैं कंडीशन में, बट उनके बारे में भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या फिर अगर अपन बात करते हैं कि कुछ जो रेगुलेशंस हैं या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि अपनी क्या होती है, रिक्वायरमेंट है, केवल वो चाहिए, दैट मीन्स इन्हें आपको क्या करना होगा, फुलफ़िल करना ही होगा, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस ऑफ हॉस्पिटल। दैट मीन्स कि अगर हॉस्पिटल आपको चलाना है, यहाँ पे अपना जो टॉपिक था स्टार्टिंग में अपना लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। लाइसेंसिंग क्यों चाहिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए चाहिएगा, रजिस्ट्रेशन उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उसी की बात कर रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन। दैट मीन्स कि हॉस्पिटल को चलाने के लिए भी अपने क्या है कि जो लॉ है, कानून है, उसके अंदर कुछ प्रकार के एक्ट बने हुए हैं, वो एक्ट
फॉलो अप होने चाहिए और वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सबसे पहले। उससे आप उस अथॉरिटी से आपको क्या मिलनी हुई होनी चाहिए, परमिशन मिली हुई होनी चाहिए, तभी आप एक हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन अंडर द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आप इसको समझ सकते हो वर्ड के अंदर। रजिस्ट्रेशन किसके अंडर में, क्लिनिकल इस्टेब्लिश दैट मीन्स आप कोई भी चीज़ नई चीज़ जब इस्टेब्लिश करते हो, ठीक है, तो उसके लिए बात आई। एक्ट रूल हो गया, क्लिनिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा, दैट मीन्स क्लिनिकल इस्टेब्लिश एक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, तभी आप एक हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश कर पाओगे, ठीक है। दिस एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज़ बीइंग अडोप्टेड बाय द स्टेट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि ये ऐसा एक्ट है जिसे दैट मीन्स कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चला जाता है, बट इसको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, या फिर जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की, अपने फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो इसने क्या कर लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर अ परमिट टू बी ऑपरेट है हॉस्पिटल। किसी भी हॉस्पिटल को ऑपरेट करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दैट मीन कि एक बार तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ही होगा, बाद में उसका रीनवल वगैरह वो चीज़ें चलती रहती है, बट अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि एक हॉस्पिटल की परमिशन उसको ऑपरेट करने के लिए अपने को सबसे पहले दैट मीन्स क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इससे क्या चाहिएगी, परमिशन चाहिएगी। और ये एक्ट किसके, दैट मीन्स किसके, स्टेट जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाया जाता है, बट अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे इसने अडॉप्ट किया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेके और वहाँ से फिर अपन एक हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये तो अपना कौन सा हो गया, अंडर द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। और भी बहुत सारे एक्ट आते हैं, बट अपन यहाँ पे बात करेंगे केवल और केवल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बिकॉज अपने जो सिलेबस में अगर आप सिलेबस पढ़ोगे ध्यान से, तो वहाँ पे जहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नीचे लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बाद में जस्ट इसी के बारे में बताया गया है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो दैट मीन्स इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के एक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। द रजिस्ट्रेशन शैल बी डन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ अडोप्टेड द सेड इट। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया इसको, ठीक है, या फिर बनाया जो भी है एक्ट वो उसको चलाती है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अडोप्ट किया। अब जिस स्टेट में दैट मीन्स आप हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना चाहते हो, ऑपरेट करना चाहते हो, तो उसी के रिलेटेड जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगती है उससे आपको अथॉरिटी होनी चाहिए। द रजिस्ट्रेशन शैल बी डन बाय, और वो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है, जिसने ये अडोप्ट कर रखा है। फॉर रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल मस्ट फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट अंडर द कैटेगरी विच इट फॉल्स। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा कि इस एक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं, दैट मीन्स ये एक्ट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स के बारे में बोलता है, वो सारे आपकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं होंगी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। ईच स्टेट हैज़ अ डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द हॉस्पिटल दैट फॉल विद इन देयर टेरिटरी। दैट मीन्स कि हर स्टेट के क्या होते हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिकॉज दे आर चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग में होता है, सराउंडिंग एरिया के अकॉर्डिंग, या फिर अगर अपन बात कर सकते हैं कि लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोकेशन के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे वो गुजरात में नहीं मिलेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग होते हैं। तो हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ईच स्टेट हैज़ डिस्क्राइब्ड, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्क्राइब करती है। आपको वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना है, फुलफिल करना है, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट आपको एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश और ऑपरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन दे सके, आपको लाइसेंस दे सके, ठीक है, दैट मीन्स कि आप एबल हो सको एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए। अब इसी तरीके से अपन बात कर रहे हैं कुछ अदर हॉस्पिटल्स की, ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि जैसे जैसे आपके कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एक्ट चेंज होते रहते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज दैट मीन्स कंपनीज यहाँ से रिलेटेड क्या है आप समझ रहे हो। कई बार अपन हॉस्पिटल, आप लोगों ने हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा कि ये आर्मी का हॉस्पिटल है, ठीक है, ये कंपनी का हॉस्पिटल, किसी स्पेसिफाइड कंपनी का, जो केवल किसके लिए होता है, उस कंपनी के वर्कर के लिए होता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप किसी कंपनी के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, दैट मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, जितने भी उसके रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करने होंगे।
इसी तरीके से अपन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001। कोई स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए कई बार जो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए, नॉट फॉर पब्लिक, वो पब्लिक के लिए नहीं, स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए, तो उसके लिए एक्ट वहाँ पे अलग होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग होम अंडर दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपकी दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे भी क्या है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके जो वर्कर हैं उनके लिए भी क्या बना दिया उन्होंने, अलग से हॉस्पिटल बना दिया, तो उसके लिए एक्ट अलग से होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग होम अंडर द बॉम्बे नर्सिंग, बॉम्बे का अलग से। इस तरीके से लोकेशन के अकॉर्डिंग या फिर कंपनीज़ के सेक्टर के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि इनके एक्ट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब इन एक्ट्स के बारे में अपना डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए अपन ने केवल एक के बारे में किया है कि, और इनके बारे में जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, जिस तरीके से आप समझ रहे हो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में, उसी तरीके से इनके बारे में भी समझ सकते हो कि ये किस चीज़ों के लिए होते हैं और इनका काम क्या है। वही चीज़ें हैं कि ये जो एक्ट है ये कंपनीज़ के लिए है। अपन किसी भी स्पेसिफाइड कंपनीज़ के लिए अगर कोई भी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करना होगा, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होगा, ताकि आप वहाँ से क्या ले सको, स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन, जो भी आपकी अथॉरिटी लगती है उससे आप रजिस्ट्रेशन ले सको, ताकि आप एक हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश कर सको और चला सको, ऑपरेट कर सको। तो ये सब चीज़ें। अब अगर अपन बात करते हैं कि इन एक्ट में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डीप चला जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर अपन बात करने लगे तो यहाँ पे फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही अपने बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तो बातें हो गई अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग, अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब अपन बात करते हैं कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिनके बिना या फिर जिन लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना आप ये चीज़ें नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले अपन बात करें लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द हॉस्पिटल्स बिल्डिंग एंड इट्स इंस्टॉलेशन। हॉस्पिटल की बिल्डिंग और उसकी इंस्टॉलेशन, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनकी बात कर रहे हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट्स के जिनकी भी अपन बात कर रहे हैं ये सेक्टर वाइज नहीं है, दैट मीन्स किसी भी सेक्टर में हो हमको ये चीज़ें, दैट मीन्स या फिर ये लोग जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये चाहिएंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये नेसेसरी कंडीशन है, उन नेसेसरी कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जो कि हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, ठीक है। बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन के लिए ये तो है नहीं कि आपने हॉस्पिटल के नॉर्मल अपनी इच्छा से है ना, जिस तरीके से आप घर बनाते हैं उस तरीके से आपने बिल्डिंग बना दी और फिर आप उसमें हॉस्पिटल चला रहे हो, ये कंडीशंस पॉसिबल नहीं होती है। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, अथॉरिटी चाहिए होती है, और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग का इंस्टॉलेशन करना होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनओसी फ्रॉम फायर सेफ्टी। एनओसी की अगर बात की जाए तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोई भी डिपार्टमेंट, यहाँ पे अपन फायर सेफ्टी की नहीं कर रहे, अपने अदर डिपार्टमेंट्स की भी कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप उस डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, आप ये चीज़ें चला सकते हो। बट वो चीज़ें कब करेगा, जब उस डिपार्टमेंट पे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रॉब्लम कब नहीं होगी, जब आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लेते हो। तो अपने को यहाँ पे फायर सेफ्टी, दैट मीन्स फायर सेफ्टी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे फॉलो अप करके अपने को बिल्डिंग का इंस्टॉलेशन करना होगा। एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द लोकल चीफ फायर ऑफिसर बिफोर द बिल्डिंग कैन बी यूज्ड। कोई भी बिल्डिंग आपने बनाई है, उस बिल्डिंग को आप यूज़ करना चाहते हो, यूज़ करने के लिए आपकी वहाँ पे जो भी लोकल फायर के जो चीफ हैं, चीफ ऑफिसर हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी होगी, और वो आपको क्या देंगे, एनओसी देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम हॉस्पिटल चला सको। बट वो आपको कब देंगे एनओसी, जब उनकी जो फायर सेफ्टी की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो आपने फॉलो किए हों, ठीक है। द एनओसी इम्प्लाइज दैट द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट। ये एनओसी यह बताती है कि आपने जितने भी फायर सेफ्टी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सारी फुलफ़िल कर रखी हैं अपने हॉस्पिटल के बिल्डिंग के अंदर। The NOC is valid for a given period, generally 3 to 5 years, depending upon the local rules and must be renewed on time. जो NOC का टाइम पीरियड होता है वो एक फिक्स होता है, दैट मीन्स कि वो कुछ समय के लिए वैलिड होती है,
फॉर एग्जांपल या तो 3 साल के लिए है फिर 5 साल के लिए, उसके बाद में आपको उसको रीन्यू करानी होगी। रीन्यू कराने का मतलब कि जितने भी फायर सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स थे वो आपको दोबारा से वहाँ का जो लोकल चीफ ऑफिसर है उसको चेक कराने होंगे। अगर वो उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही हैं तब वो आपको दोबारा से उस एनओसी को रीन्यू करेगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी की बात हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अपने बिजली विभाग से अपन बात कर रहे हैं कि उससे भी अपने को क्या चाहिएंगे, रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, उससे भी अथॉरिटी चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या होना, दिस सर्टिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड एज द कंप्लेंट्स टू इंडियन इलेक्ट्रिक रूल्स। दैट मीन्स कि इंडियन इलेक्ट्रिकल जो भी रूल्स है उन सबको फॉलो करने के लिए आपको वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिएगा, अथॉरिटी चाहिएगी। 1956 एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, दैट मीन्स इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स जो कि 1956 के अंदर बना था, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के जो भी एक्ट है उन सब से, दैट मीन्स उन सब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना होगा। द सर्टिफिकेट इज़ गिवन after satisfactory inspection of the electrical installation and substations by the chief electrical office of the district. This certificate is required one time initially. That means कि ये सर्टिफिकेट आपको कौन देगा, वहाँ का आपका जो लोकल एरिया है, वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वहाँ का जो चीफ है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है अपन किसी भी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन है यहाँ पे, उन कॉमन चीज़ों को समझ के चलोगे तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अपन ने बात की फायर सेफ्टी की, फिर अपन बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो आपके फॉलो करने होंगे। एक्ट के लिए और अथॉरिटी, दैट मीन्स यहाँ पे अथॉरिटी के लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी जो आपका लोकल, फॉर एग्जांपल जो आपका इलेक्ट्रिकल ऑफिस लगता है उसका जो भी चीफ है वो आपको सर्टिफिकेट देगा। बट वो कब देगा, जब उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी के सारी आपने फॉलो कर रखी हो। दैट मीन्स वो इंस्पेक्शन करेगा। इसी तरीके से फायर सेफ्टी है वो भी क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी। इंस्पेक्शन करने के बाद पता चलेगा उनको कि हाँ उन्होंने जैसे आपको बताया उसी तरीके से आपने फायर सेफ्टी कर रखी है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल का भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी रिस्क होता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग भी लग सकती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए होता है, इनकी सेफ्टी के लिए जो भी पर्पज़ होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। दिस सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड वन टाइम इनिशियली, दैट मीन स्टार्टिंग में तो एक बार ये चाहिएगा, उसके बाद में इनका जो टाइम पीरियड है वो, दैट मीन्स अपना फायर सेफ्टी है उसमें 3 साल है 5 साल है, वो जो आपका इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने दिन के लिए ये चीज़ें परमिट करता है, ठीक है। 5 साल के लिए कर रहा है, 10 साल के लिए कर रहा है, जितने टाइम के लिए करेगा उस टाइम के बाद में आपको दोबारा वो चीज़ें रिन्यू करानी होंगी, दोबारा से इंस्पेक्शन कराना होगा, मतलब सारी की सारी चीज़ें अब दोबारा से होंगी। तो इसी तरीके से अगर अपन और भी जो आगे के सर्टिफिकेट है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें सेम आती हैं कि वहाँ का जो लोकल डिपार्टमेंट है उसका जो चीफ होगा वो आपको ये चीज़ें, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। और वो कब प्रोवाइड कराएगा, जब उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फॉलो होंगे, ठीक है। लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग लिफ्ट, अब बात आती है लिफ्ट की। मैंने आपको कहा था कि छोटी छोटी जो डिपार्टमेंट है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उनके लिए अलग अलग अथॉरिटी है, ठीक है। ऐसे हर किसी की इच्छा से या फिर अपनी इच्छा से आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। अब लिफ्ट के लिए भी आपको किससे अथॉरिटी चाहिए होगी, वो किससे चाहिए होगी वो देखते हैं। If the hospital building has lift installed in it, a certificate must be obtained for operating the same. The certificate is issued after inspection by the lift safety inspector, who assess if the requirement started under lift and accelerator act as has been fulfilled. The license generally is given for 1 year and must be renewed annually. यही बात की है कि जो आपका कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, लिफ्ट सेफ्टी जो इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, लिफ्ट सेफ्टी इंस्पेक्टर, वो ये चीज़ें इंस्पेक्ट करेगा। और वो चीज़ें कौन कौन सी इंस्पेक्ट करेगा, दैट मीन्स कि आप लिफ्ट लगा रहे हो या फिर जो भी एस्केलेटर लगा रहे हो, ये सारे के सारे सेफ्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो अप करनी चाहिए, ताकि कोई भी आगे जाके फ्यूचर के अंदर एक्सीडेंट वगैरह ना हो इन सब से। तो इन्हीं के लिए दैट मीन्स इफ़ द हॉस्पिटल बिल्डिंग हैज़ लिफ्ट इंस्टॉल्ड, अगर आप हॉस्पिटल में लिफ्ट इंस्टॉल कर रहे हो, ए सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर ऑपरेटिंग द सेम। लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। द सर्टिफिकेट इज इशूड आफ्टर इंस्पेक्शन बाय द लिफ्ट सेफ्टी ऑफिसर। लिफ्ट सेफ्टी ऑफिसर पहले इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद में वो आपको सर्टिफिकेट देगा। हु एसेस, वो क्या एसेस करेगा इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग, इफ़ द रिक्वायरमेंट्स
स्टेटेड अंडर लिफ्ट एंड एक्सेलरेटर एक्ट हैज़ बीन फुलफिल्ड। दैट मीन्स कि लिफ्ट और एक्सेलरेटर एक्ट है जो, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रखे हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। द लाइसेंस जनरली इज़ गिवन फॉर 1 ईयर। लाइसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, केवल 1 ईयर का होता है। एंड मस्ट बी रिन्यूड एनुअली, और हर साल अपने को क्या कराना होगा, उसके रिन्यू कराना होगा। अब अपन बात कर रहे हैं बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की। दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दैट मीन्स कि सर्टिफिकेट आपको कौन देगा, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देगा। द सर्टिफिकेट इम्प्लाइज दैट द बिल्डिंग इज़ फिट टू बी ऑक्यूपाइड बाय द पीपुल। दैट मीन्स ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि आप इस बिल्डिंग को एज अ हॉस्पिटल काम में ले सकते हो। बिल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हॉस्पिटल और फॉर एनी अदर पर्पज अनलेस अ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको जो आपका लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो वो नहीं देगा, आप, ज़रूरी नहीं है हम हॉस्पिटल की बात करें, अदर डिपार्टमेंट की भी बात कर सकते हैं अदर पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल होटल हुआ आपका, ठीक है, या फिर उसको रेस्टोरेंट के लिए आप काम में ले रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए काम में ले रहे हो, तो उसके लिए वहाँ का जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा ये चीज़ सर्टिफाइड होनी चाहिए। वो अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट देगी, तभी आप उस बिल्डिंग को उस पर्पज़ के लिए काम में ले सकते हो। तो सेम अपना हॉस्पिटल के लिए है कि अगर हॉस्पिटल के लिए आपको कोई भी बिल्डिंग काम में लेनी है आपने बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग के लिए दैट मीन्स वहाँ का जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और वो सर्टिफिकेट तभी प्रोवाइड करेगा जब उसके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो आप सारे के सारे फॉलो अप करते हो, उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो। नोट, हॉस्पिटल बिल्डिंग मस्ट बी बिल्ट एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। दैट मीन्स कि अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग आप बना रहे हो तो उसके लिए उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो किसको फॉलो करना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, नेशनल बिल्डिंग कोड के, एनबीसी के अकॉर्डिंग। दिस इज़ अ कंप्रेसिव बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये चीज़ें चलाई जाती है जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको बिल्डिंग बनानी है हॉस्पिटल के लिए। That is used for regulating construction for building across India. The above license and permits largely depend upon whether or not the building is as per NBC. That means कि जब तक आपको NBC जो है, नेशनल बिल्डिंग कोड, NBC के थ्रू आपका क्या कराना होगा, उसका दैट मीन्स उसको परमिशन चाहिए होगी उस अथॉरिटी को हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश और ऑपरेट करने के लिए। सो दैट मीन्स सबसे पहले बिल्डिंग की यहाँ पे बात आती है। बिल्डिंग के लिए आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो अप करने हैं। एनबीसी आपको जिस तरीके से बताएगा उसी तरीके से बिल्डिंग के आप बनाओगे, तभी आपको हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने का और ऑपरेट करने का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेआउट अप्रूवल फॉर रेडिएशन डिपार्टमेंट एरिया। ये सही बात बोलें तो अब आइए अपने डिपार्टमेंट की बात, यहाँ पे रेडिएशन डिपार्टमेंट की बात अब आती है। अब रेडिएशन डिपार्टमेंट में क्या होगा कि लेआउट अप्रूवल। अब रेडिएशन डिपार्टमेंट, आपने ये जो चीज़ें अपनी रेडियोथेरेपी में पढ़ रखी हैं कि किस तरीके से आपको थेरेपी डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है और किससे चाहिए होता है और किस तरीके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है उसके लिए, तो इसमें अपने को मेन चीज़ होती है, आपको पता है AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, वो अप्रूव करेगा, यही चीज़ होती है। इफ़ द हॉस्पिटल यूजेज रेडियोलॉजी और रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट, अगर हॉस्पिटल के अंदर रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, द लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ द एरिया मस्ट बी अप्रूव्ड बाई AERB। कौन करेगा, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, लेआउट डिज़ाइंस हर चीज़ को अप्रूव करेगा। कब करेगा, जब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फुलफिल करते हो। और AERB के रूल्स एंड रेगुलेशन आपने थेरेपी में पढ़ रखे हैं कि किस तरीके से आप रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट का लेआउट इंस्टॉल करते हो, क्या क्या होना चाहिए। The approval depend upon whether or not the layout has been designed as per the radiation safety criteria set by the AERB। AERB ने जो भी रेडिएशन सेफ्टी क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, अगर वो आप रेडिएशन सेफ्टी क्राइटेरिया फॉलो अप करते हो तो ही AERB क्या करेगा,
अप्रूवल आपको देगा। ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, AERB पे ही डिपेंड करती है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड पे। अब जैसा कि अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं अपने सिलेबस की या फिर अपने कोर्स की, जिस तरीके से अपने बाकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, इसी तरीके से हम और भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। बट अपना जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में आता है तो बाकी के जो चीज़ें हैं फॉर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनके बारे में आपको कम से कम बताना है। बट जैसे अपना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है उसमें आप चीज़ें इंक्रीज़ करोगे। अब जैसे ये 2.5 अपना लेआउट आया है यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें बताने के बाद में आपको जो AERB के द्वारा जो भी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशन दिए उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप रेडिएशन सेफ्टी को फॉलो अप करोगे। और ये चीज़ें आपको रेडियोथेरेपी में करा रखी है। तो दैट मीन्स कि रेडियोथेरेपी के वो जो दो टॉपिक, रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी के लेआउट का, वो यहाँ पे अब ऐड होते हैं कि AERB आपको किस तरीके से बताता है या फिर AERB के अकॉर्डिंग रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी का क्या लेआउट होना चाहिए। वो चीज़ें यहाँ पे ऐड होती है। जब ऐड होती है जब आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू एवरीवन। आगे का जो भी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।